हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जिसकी हमारी थीम होती है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। तो शुरू करते हैं आज 14/5/2021 के करंट अफेयर्स। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारा पहला टॉपिक क्या है। आज हमारा पहला टॉपिक है स्वदेशी नेविगेशन सर्विस से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं हम सभी मैप में नेविगेशन के लिए जीपीएस यूज करते हैं, और आपको पता है जीपीएस हमारे देश का तो है नहीं, ये अमेरिकन सैटेलाइट है। तो अब इसी अमेरिकन सैटेलाइट से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए हाल में ही इसरो के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह मैप इंडिया के साथ मिलकर स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को विकसित करेगा, जिससे कि हमारे नागरिकों के पास अपनी खुद की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली हो, जिससे हमारे देश की सारी चीजें रेगुलेट हो। तो ये अपने आप में काफी अच्छी ज्यादा पहल है। तो ये आपको याद रखना है स्वदेशी नेविगेशन सर्विस के बारे में, जिसको इसरो डेवलप कर रहा है। किसके साथ मिलकर? तो मैप इंडिया के साथ मिलकर। अब इसमें होगा क्या? तो नेविगेशन सर्विस में इसरो अपने सैटेलाइट की सेवा देगा और मैप इंडिया लोकेशन सर्विस प्रदान करने का काम करेगा, यानी कि ये दोनों मिलकर भारत को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस देंगे। तो ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा विश्व रेडियो दिवस। जानने की कोशिश करेंगे रेडियो के बारे में। देखो, आप सब जानते हैं रेडियो किसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण संचार का साधन हुआ करता था। देश विदेश की खबरें, मनोरंजन, गाने, अन्य प्रकार की सुविधाएं आती थी। लेकिन जब से मोबाइल का आगमन हुआ है, धीरे धीरे रेडियो का महत्व कम होता जा रहा है। तो इसी रेडियो को महत्व को बताने के लिए 2012 से 13 फरवरी को क्या होता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लोगों में क्या किया जाए? लोगों में जागरूकता फैलाई जाए रेडियो के बारे में। तो इसलिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कब? तो आपको याद रखना है 13 फरवरी को। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है मांडू उत्सव के बारे में। मांडू उत्सव, ध्यान से सुनिएगा, जानने की कोशिश करेंगे। यह मध्य प्रदेश का स्थानीय उत्सव है, जिसे 13 से 15 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ये कहां, किस राज्य से संबंधित है? सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके, अब इस साल इसकी थीम क्या है? खोजने में खो जाओ। यानी कि इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? खोजने में खो जाओ। ये इसकी इस साल की थीम रखी गई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्वेश्चन उठता है, इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है, इस उत्सव का उद्देश्य है स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देना, जिससे कि राज्य में पर्यटन आकर्षित हो और स्थानीय कलाकारों को लाभ हो, सुविधाएं हो। इसीलिए हर साल मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मांडू उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कटआउट लगाया हुआ है, मांडू उत्सव यहाँ पे लिखा हुआ है, मांडू उत्सव 2021। ये यहाँ पे सारी बातें लिख रखी हैं। तो आपको याद रखना है मांडू उत्सव। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है तारापुर शहीद दिवस के बारे में। देखिए, देश की आजादी में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने अपनी जानें दी, कितने माओं ने अपने बच्चे खोए, कितने महिलाओं के सुहाग उजड़े। उसी में से एक कहानी है तारापुर शहीद दिवस की। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इतिहास में मुख्य रूप से उन्हीं को हाईलाइट किया गया है जो लाइमलाइट में रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो जानने की कोशिश करेंगे तारापुर शहीद दिवस के बारे में। क्या है ये? हो सकता है कि आपने पहली बार सुना हो, मैंने भी पहली बार सुना था जब मैंने इसको पढ़ा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं तारापुर शहीद दिवस। यह दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कब मनाया जाएगा? ये 15 फरवरी को। अब इस दिन हुआ क्या था? क्यों इस दिवस का नाम तारापुर दिवस रखा गया? ये जानने की कोशिश करेंगे। इसी दिन 1932 को बिहार के मुंगेर में राष्ट्रवादियों की रैली पर अंग्रेज अधिकारियों के आदेश पर ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। यानी कि 1932 में बिहार के मुंगेर के तारापुर गांव में एक रैली निकाली गई थी, जिसमें बहुत सारे देशभक्ति राष्ट्रवादी शामिल थे। तो जब ये रैली निकाली जा रही थी, तो उसी दौरान अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जो उनके पुलिस थी उसको आदेश दिया गया और इन पर गोली चला दी गई, जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई। तो इसी दिवस को यादगार बनाने के लिए तारापुर शहीद दिवस मनाया जाता है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। और कहां पर है ये? तो ये बिहार राज्य में स्थित है तारापुर। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यह है नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे क्या है। कोयला मंत्रालय के द्वारा हाल में ही व्यावसायिक बोली लगाने के लिए इस इंडेक्स की शुरुआत की गई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके द्वारा? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा की गई है। 2 बार लिख के है, तो आप ये इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इस इंडेक्स का बेस ईयर 2017-18 रखा गया। दूसरी याद रखने वाली बात क्या है? 2017-18 रखा गया।
इस इंडेक्स में आयात निर्यात के पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हर महीने के अनुसार आंकड़े जारी किए जाएंगे। यानी कि अब क्या होगा, बोली लगाने के लिए हर पैरामीटर आयात निर्यात के इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए हर महीने आंकड़े जारी किए जाएंगे ताकि बोली लगाकर कोल खनन की अनुमति दी जा सके। इसलिए कोल नेशनल कोल इंडेक्स की शुरुआत की गई है। यह आपको याद रखना है नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा तियानमेन-1। क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। हाल में ही चीन का मंगल मिशन मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। यानी कि चीन के द्वारा भेजा गया जो मंगल मिशन था जिसका नाम है तियानमेन-1, वो अब क्या हो गया है, वो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। इस यान में एक लैंडर है, रोवर है और ऑर्बिटर है, तीनों चीजें हैं इसमें। अगर आपको याद रखना है, अगर यह मिशन सफल होता है तो चीन सोवियत संघ व अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। यहां पे देखिए, ये बीबीसी का न्यूज है, मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। चाइना मार्स मिशन तियानवेन स्पेसक्राफ्ट एंटर इनटू ऑर्बिट, यहाँ पे देखिए। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये से किया गया था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से। ये यहाँ पर दिखा रखा है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, तियानमेन-1 के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए हमारे एग्जाम से। तो देखते हैं जरा क्या है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अब 1200 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण बाल्टिक सागर, याद रखिएगा कहां पे किया जा रहा है, बाल्टिक सागर में रूस व जर्मनी के बीच किया जा रहा है। रूस व जर्मनी के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है, इस 1200 किलोमीटर पाइपलाइन की लाइन का। अब नेचुरल गैस की इस पाइपलाइन के द्वारा यूरोपीय देशों को गैस पहुंचाई जाएगी, यूरोपीय देशों में इससे गैस पहुंचेगी। लेकिन हाल में क्या देखने को मिला है, हाल में ही देखने को मिला है कि इस पाइपलाइन के कारण अमेरिका तथा रूस के बीच में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है, टेंशन होने लगी है। अमेरिका को लगता है कि यूरोप के देशों में धीरे धीरे रूस की पैठ मजबूत होती जा रही है, जिसके कारण अमेरिका के द्वारा इस पाइपलाइन का विरोध किया जा रहा है। आप यहां से देख सकते हैं, मैंने यहां पे लगाया हुआ है, ये यहां से शुरू होगी रसिया से, ठीक है, ये रसिया का लैंड है पूरा, और ये यहां से जाती हुई बाल्टिक सागर से ये यहां तक यहां पर पहुंचेगी, ठीक है, डचेस लैंड तक पहुंचेगी जो कि जर्मनी का पार्ट है। यहां पर भी मैंने लगाया हुआ है, यहां पे देखो बोरोक से यहां से शुरू होगी ये पाइपलाइन, और यहां से होती हुई पूरे में यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये बाल्टिक सागर है देखो, और ये यहाँ पर क्या गर्फिन, ये पूरे जर्मनी तक यहाँ पर आई। तो ये आपको याद रख लेना है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में, जो कि किसके किसके बीच में है, तो ये है आपका रूस व जर्मनी के बीच में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है सरोजनी नायडू के बारे में। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें राजनेता, कवित्री, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ भारत की गरिमा के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं इनके बारे में, सरोजनी नायडू का क्या है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। यह स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री, समाज सुधारक व राजनेता थी, ये आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। इन्हें भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनकी एक कई सारी थ्रेशोल्ड करके एक बहुत फेमस बुक सीरीज थी जिसमें बहुत सारी कविताएं थी, और इसके अलावा बहुत सारी चीज थी। इनकी वजह से इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में इनके 1925 में यह कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष नहीं, पहली महिला अध्यक्ष तो 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, और ये पहली भारतीय थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ये आपको याद रखना है इनके बारे में। इसके साथ साथ यह आजाद भारत व उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। ये भी आपको याद रखना है, ये आजाद भारत की पहली और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल बनी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा महर्षि दयानंद जी की जयंती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। यह समाज सुधारक, विचारक व आर्य समाज के संस्थापक थे। ये कौन थे, तो आपको याद रखना है, ये सुधारक भी थे, विचारक भी थे, आर्य समाज के संस्थापक भी। इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई थी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसके साथ साथ इन्होंने वेदों के महत्व को बताते हुए कहा, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया। यहाँ पे मैंने कटआउट लगा रखा है, आप देख सकते हैं, ये महर्षि दयानंद जी के बारे में। इनकी जन्म हुआ था 1824 में, मृत्यु हो गई थी 1883 में, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, जिन्हें हमने काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेस के साथ आपके सामने पेश किया है। इसके साथ साथ मुझे एक अनाउंसमेंट और करनी थी। कुछ दिनों से प्रीलिम्स थिंग्स सीरीज नहीं आ पा रही थी, थोड़ी व्यस्तता ज्यादा थी, लेकिन आज से उस सीरीज को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज आप चाहें तो 9 बजे लाइव आकर उस सीरीज को देख सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं ऐसे ही किसी नई सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।